जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स। 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। 10 क्वेश्चन ऐसे हैं कि हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है और याद भी करते चलना है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है कि भैया विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या था, इसका थीम क्या था। ऑप्शन देखें। क्वेश्चन आजकल ऐसे बन रहे हैं, इसलिए आपको ध्यान से समझना है। पहला है विविधता की खोज करें और अनुभव करें। अगला आपका है कि विरासत परिवर्तन, है ना। नेक्स्ट है जटिल अतीतः विविध भविष्य, जटिल अतीतः विविध भविष्य। अगला है विरासत और जलवायु, इसका सही आंसर है आ। विविधता की खोज करें और अनुभव करें, ये इसका सही आंसर है। अब प्रश्न बनता है कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर है 18 अप्रैल। ठीक है, तो भी 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आगे भी आने की संभावना है। आगे देखें। मनुष्यों की उपस्थिति में पराध्वनिक संकेत उत्पन्न करने वाला लीफ लिटर मेंढक किस जंगल में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन देखें आप। व्हाइट रिवर नेशनल फॉरेस्ट, या फिर ब्राजीलियन एटलांटिक रेन फॉरेस्ट, या फिर कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट, या फिर अंततः नॉर्वे सप्रूस फॉरेस्ट। ठीक, तो इसका सही आंसर है ब्राजीलियन एटलांटिक रेन फॉरेस्ट, इसका सही आंसर है। ये आपका मेंढक। ठीक, तो इसका नाम क्लियर है, इसकी लोकेशन क्लियर है। अब मैप पे देखते हैं कि कहाँ पर ही होता है। देखो, दक्षिण अमेरिका, यदि आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं, तो भी दक्षिण अमेरिका में जो ये, तो दक्षिण अमेरिका में यहाँ पर अटलांटिक ओशन देख पा रहे होंगे आप। ठीक, ये आपका ब्राजील वाला क्षेत्र है ना। तो यहाँ पर जो है इसका रेन फॉरेस्ट एरिया है। ठीक, तो जो इसकी लोकेशन है, जो मेंढक है, इसकी लोकेशन है कौन सी है, अटलांटिक ब्राजीलियन रेन फॉरेस्ट। ठीक, तो ये इसकी लोकेशन क्लियर है। आगे देखें। चलो, आपका जो अगला क्वेश्चन है वो आने वाला है कि भैया हाल ही में चर्चा में रहा सलास वाई गोमेज क्या है। एक क्वेश्चन बनेगा आपका एग्जाम में, क्वेश्चन बनने वाला है, जून में आपका पेपर है। तो भैया सलास वाई गोमेज क्या है। देखिए ऑप्शन देखें। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, या परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, या फिर ग्रेट लेक्स क्षेत्र में पाई जाने वाली आक्रामक प्रजातियां हैं, या फिर दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्री कटक है। इसका सही आंसर है डी। ये दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्री कटक है, इस प्रकार का। ठीक है, चलो आगे देखें। ये जो कटक है, देखो इस प्रकार से कटक बना हुआ है। ये इसकी जो लोकेशन वो देखें आप। देखो इसकी लोकेशन बहुत ही सिंपल है। दक्षिण अमेरिका में यहाँ, ये आपका प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र है, प्रशांत महासागर। ठीक है, का क्षेत्र है। तो यहाँ पर वैज्ञानिकों ने एक क्षेत्र की खोज की है, उसको नाम दिया है सलास वाई गोमेज। यहाँ पर वैज्ञानिकों ने 160 जो है समुद्र की नई प्रजातियों की खोज की है। तो ये इन्वायरमेंट के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में वैज्ञानिकों ने खोज की। तो क्वेश्चन बनेगा कि भैया सलास वाई गोमेज क्या है, या फिर इसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में इसकी लोकेशन है, ये आपको ध्यान रखना है, दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर। चलो आगे देखें। अगला जो आपका क्वेश्चन बनने वाला है वो है भैया जीआई टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है। अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, या फिर आपका वाराणसी। इसका सही आंसर डी है। वाराणसी में एक बर्फी है जिसको बोलते हैं तिरंगा बर्फी, तो उसको हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए अगला है, कौन सा देश मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश बन गया है। नाइजीरिया, अल्जीरिया, बोत्सवाना या मलेशिया। इसका सही आंसर है नाइजीरिया। मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश बन गया है। अब देखें कि जो बेसिकली जो आपका मेनिंजाइटिस है वो समझेंगे। अब देखो जो आपका नाइजीरिया है, इसकी लोकेशन देखिए, जो अफ्रीका महाद्वीप है यहाँ पर पड़ता है नाइजीरिया। ठीक है, यहाँ पड़ता है आपका। ये आपका अटलांटिक ओशन है, साउथ अटलांटिक ओशन है, उससे लगा हुआ ये आपका है नाइजीरिया। तो इसने सबसे पहला मेनिंजाइटिस का टीका
खोज निकाला है, इसके खोज कर ली है। अब देखिए इसके बाद जानते हैं, अब बात करते हैं ये बीमारी होती क्या है। देखिए बेसिकली जो मेनिंजेस होता है तो उसमें होने वाली सूजन को बोलते हैं मेनिंजाइटिस। ठीक है, मेनिंजेस में अगर स्वेलिंग आती है तो उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। अभी होता क्या है, देखो जो आपका मेनिंजेस है ये बेसिकली 3 झिल्लियां होती हैं जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढककर रखती हैं, उसका प्रोटेक्शन करती है। अब देखो जो आपका मेनिंजेस है, या देखें ये जो 3 झिल्लियां होती हैं, ये 3 झिल्लियां है ना इस प्रकार से, तो इसके आसपास स्थित तरल पदार्थ लिक्विड फॉर्म होता है कि संक्रमित हो जाने पर मेनिंजाइटिस हो सकता है। मतलब जो आपका 3 झिल्लियां होती है उसके आसपास लिक्विड फॉर्म होता है, तो उसके संक्रमण होने पर ही इनमें स्वेलिंग आती है, उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। ये बीमारी आपको क्लियर है। अब देखो 3 तरह से होती है, बैक्टीरियल, वायरल और फंगल। तो आपको जो वायरल है ये नॉर्मल होता है, सामान्य होता है, लेकिन बैक्टीरियल और फंगल ये घातक प्रकार की बीमारी होती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें अगला है आपका है IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान क्या रहा है। ऑप्शन देखें, 5.1%, 6.8%, 7.1% या फिर अंत में है 4.5%। इसका सही आंसर है 6.8%। तो देखें अभी हाल ही में जो IMF है इसने अनुमान लगाया है, और इसके अनुमान के अनुसार जो भारत IMF ने अनुमान लगाया, इस अनुमान के अनुसार जो भारत का 24-25 का ग्रोथ रेट है कितना है 6.8%। ये रिवाइज है, इसके पहले 6.5 अनुमान किया गया था, उसको बाद में रिवाइज किया, तो 6.8 इसका सही आंसर है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 6.6 है, फिच के अनुसार 7 है, ADB के अनुसार 7 है और सिटी बैंक के अनुसार 6.8 है। क्लियर है बात। अब देखिए जो आपका IMF है इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये करता क्या है, देखिए जरा इसको, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था के संबंध में ये डाटा एकत्रित करता है, इकट्ठा करता है और उसके आधार पर आर्थिक पूर्वानुमान प्रदान करता है, रिपोर्ट पेश करता है ना। और इसका जो मुख्य कार्य है वो ये है उन देशों को ऋण देना, लोन देना जो वित्तीय संकट को रोकने या कम करने के लिए आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान जो है बहुत बड़े हद तक IMF के लोन पर डिपेंड है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए जो आपका IMF है इसकी स्थापना कब हुई है, तो ये 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई है। ठीक, कितने देश इसके मेंबर हैं, तो भैया 190 देश इसके मेंबर हैं। इसका MD कौन है, तो भैया क्रिस्टालिना जॉर्जीवा इसकी MD है, और इसकी फर्स्ट डेप्यूटी MD कौन है, गीता गोपीनाथ जो है इसकी फर्स्ट डेप्यूटी MD है। ठीक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो USA के वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आगे देखें। अब अगला क्वेश्चन है कि इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष का लक्ष्य प्राप्त करने का निर्णय किया है। इसका ऑप्शन देखें, 2025, 27, 30 और 35। C इसका आंसर है, यानी कि 2030 जो है इसका सही आंसर है। यानी इसरो ने ये प्लान किया है कि पूरे विश्व में, देखिए बेसिकली हो ये रहा है कि पूरा विश्व जो है अपने अपने मिशन लॉन्च कर रहा है, तो ऐसे में अंतरिक्ष में बहुत हद तक कचरा या मलबा इकट्ठा हो चुका है, तो इसरो एक प्रयास कर रहा है उस मलबे को साफ करने के लिए। ठीक, तो उसका लक्ष्य कब का है, उसका लक्ष्य है 2030 तक वो कचरा साफ कर देगा, वो जो मलबा इकट्ठा हुआ उसको साफ करने का प्रयास करेगा। ठीक, इस प्रकार से पूरा मलबा अंतरिक्ष में इकट्ठा हो रहा है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा गया BH3 क्या है ना। देखें ऑप्शन देखें, संचार उपग्रह, परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी या आक्रामक खरपतवार या फिर विशाल तारकीय ब्लैक होल। इसका सही आंसर है विशाल तारकीय ब्लैक होल। देखिए बेसिकली होता यह है, जो आपका स्टार होता ना, स्टार यानी कि तारा, तो जब वो मरता है, जब उसकी अंतिम अवस्था आती है उसको बोलते हैं ब्लैक होल। इसमें होता क्या है, इसमें जो तारा होता है इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल वो इतना बढ़ जाता है कि जो भी प्रकाश उस तक पहुंचता है वो वापस नहीं आ पाता, उससे जो आपका ब्लैक होल है वो अदृश्य हो जाता है, जो तारा है वो अदृश्य जान पड़ता है, तो उसी अवस्था को बोलते हैं ब्लैक होल। तो इसी की खोज अभी की है वैज्ञानिकों ने, इसी ब्लैक होल की खोज की है, तो उसको नाम दिया है
गया BH3। चलिए अब बात करते हैं इसके बारे में, थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। ये मिल्की वे व आकाशगंगा में अब तक खोजा गया सबसे विशाल तारकीय ब्लैक होल है ना। इसमें इस ब्लैक होल को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के गया मिशन के डेटा में देखा गया था, क्योंकि ये अपनी परिक्रमा कर रहे साथी तारे पर एक अजीब डगमगाती गति डालता है। जो ब्लैक होल होता है ये अदृश्य होता है, मैंने कहा आपसे। तो इसकी जो लोकेशन, उसका पता कैसे लगाते हैं? देखिए, जो ब्लैक होल होता है ये अदृश्य होता है, तो तारे साथी तारे इसके आसपास से निकलते हैं ना, तो उस पर इसका प्रभाव देखकर, है ना, इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है तो उसका असर इसके तारों पर देखकर, जो साथी तारे होते हैं ना जो उसके आसपास से निकलते हैं, तो उस पर इसका प्रभाव देखकर ही इसकी लोकेशन का पता लगाते हैं। क्लियर है? अब देखें तो भी आप देखो इसकी जो लोकेशन, इसका जो लोकेशन, इसके बारे में कैसे मालूम पड़ा? तो भी ये शोधकर्ताओं ने चिली के अटाकामा रेगिस्तान में यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला के बहुत बड़े टेलीस्कोप और अन्य जमीनी आधारित वेधशालाओं का उपयोग किया इसकी लोकेशन का या इसके बारे में पता लगाने के लिए। चलिए अब देखें, अब जो होता क्या है, इसका द्रव्यमान देखें। इसका जो द्रव्यमान है सूर्य से लगभग 33 गुना अधिक है और ये एक्विला तारामंडल में 1926 प्रकाश वर्ष दूर है, उससे बहुत दूर है ये, जो इसे पृथ्वी का दूसरा सबसे निकटतम ज्ञात ब्लैक होल बनाता है। दूसरा, सबसे पहला कौन सा है? सबसे निकटतम कौन सा है? तो निकटतम ब्लैक होल जो है वो गया BH1 है, जो लगभग 1500 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है पृथ्वी के, और इसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से लगभग 10 गुना अधिक है। कितना है? 10 गुना। आगे देखें कि DRDO ने किस स्थान पर एक्सोस्केलेटन के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों और चुनौतियों पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया है? ऑप्शन देखें, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद या बॉम्बे। इसका आंसर है बेंगलुरु में ये कार्यशाला का आयोजन किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब हाल ही में किसने जीता है ना, कैरम। इसका ऑप्शन देखें, रश्मि कुमारी, N निर्मला, काजल कुमारी या शर्मिला सिंह। इसका आंसर है A, यानी कि रश्मि कुमारी ने खिताब जीता है। तो भी क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि रश्मि कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो ये कैरम से इनका संबंध है। क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं, 10 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको उनको बार बार पढ़ना है, रिवाइज करना है। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन लाते रहेंगे। जून में आपका एग्जाम है, ठीक, तो एग्जाम के लिए बार बार पढ़िए। करंट अफेयर्स से कम 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।